दोस्तों, मेरा नाम अंकित पारेख है। आज हम स्वराज लॉ फॉर्म के यहाँ पे हैं और यहाँ पे हम एडवोकेट भौमिक शाह से मिलेंगे, जो हमें आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक जो है स्कैम, जो बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, बहुत ज़्यादा बोलने में आ रहा है, इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इस पे आपको जो भी क्वेरी है या इंक्वायरी है या जो भी है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और आज हम उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन करेंगे उनसे और जानने की ट्राई करेंगे कि इससे कैसे बच सके, और आपके साथ जो कुछ होता है तो उससे हम कैसे पुलिस स्टेशन या कैसे हम आगे की कार्रवाई कर सकें। तो इसके लिए आप बने रहिए और अभी हम भौमिक सर का इंट्रोडक्शन करेंगे। जी, मैं भौमिक शाह वडोदरा से हूँ और स्वराज लॉ फर्म मेरी लॉ फर्म है। यहाँ पे मैं एडवोकेसी कर रहा हूँ और गुजरात हाई कोर्ट में भी एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एडवोकेसी 10-12 साल का अभी एक्सपीरियंस हुआ है और इन बिटवीन काफ़ी सारे विक्टिम्स यहाँ पे आए हुए हैं। जो पर्टिकुलरली टॉपिक है साइबर क्राइम का, तो साइबर क्राइम के भी काफ़ी सारे विक्टिम्स यहाँ पे आए हुए हैं। उनको जो हो सके हमने हेल्प की है और एज़ पर लॉ और एज़ पर द प्रोसीजर जो कोई भी उनकी विक्टिमाइजेशन जो कुछ भी हुआ है वो रिलेटेड उनकी कंप्लेंट कंसर्न पुलिस अथॉरिटी को, कंसर्न सेल को भेजी हुई है और विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम उनको दिए हुए हैं। उस हिसाब से जब तक पुलिस हेल्प कर पाई है तब तक पुलिस ने भी हेल्प की हुई है और पुलिस की हेल्प से काफ़ी सारी रिकवरीज, जैसे कि उनके साथ अगर कुछ इकोनॉमिक फ्रॉड हुआ है तो उनकी कुछ जैसे कि रिकवरी है, पेमेंट की रिकवरी है, किसी के अकाउंट्स फ्रीज़ होके भी रिकवरी पुलिस ने की हुई। और पुलिस के फ्रीज़ होने के बाद हमारी जो वर्किंग पैटर्न है, जैसे कि कोर्ट से ऑर्डर लेना है और वो ऑर्डर विक्टिम को देना है और बने इतना जल्दी ऑर्डर लेके विक्टिम को हम हेल्प कर पाए और वो ऑर्डर के हिसाब से पुलिस के साथ जाके जो कोई भी अमाउंट उनकी गई हुई है वो वापस आ सके। ऐसी आज तक हमने काफ़ी सारे ऑर्डर्स और काफ़ी सारे विक्टिम्स को हमारी और हमारी टीम ने हेल्प की हुई है। तो जैसे आपने सर को सुना कि हम लोग ये ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है स्कैम के बारे में। और आपको पता है जैसे कि मेरे चैनल पे एक वीडियो वायरल हुआ है, ऑलमोस्ट 170 के व्यूज़ आ चुके हैं उसके ऊपर, 500 कमेंट्स है। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो मेरे पास भी नहीं है उसका आंसर। सो उसके लिए, वो क्वेश्चन के आंसर के लिए हमको एक बेस्ट पर्सन चाहिए, जो कि ये भौमिक सर है जो एडवोकेट है। वही वो क्वेश्चन के प्रॉपर और गाइड कर सकते हैं हमको। तो आपके सारे क्वेश्चन मेरे पास है। अभी मैं जाके सर को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पूछूंगा और मेरी क्वेरी, आपकी क्वेरी, हम दोनों की क्वेरी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। और जो मैं भी खुद एक विक्टिम हूँ, तो वो भी हम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे और उसके क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं वो भी जानने के लिए ट्राई करेंगे। सो वेलकम सर हमारे चैनल पे। हमारा छोटा सा एक नन्हा सा चैनल है जिस पे आप पहले गेस्ट है पॉडकास्ट के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, मेरी ऑडियंस भी बहुत खुश होगी। आपको कैसा लग रहा है सर? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रयास है और उम्दा प्रयास है। और हमारी लीगल लैंग्वेज में कहे तो पब्लिक एट लार्ज जब बात आती है तो कायदे में भी हमें सिखाया गया है और बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटी वो ग्राउंड पे भी हमें वही करना चाहिए कि अगर पब्लिक एट लार्ज अगर कोई इश्यू है और हम ऐसा माध्यम है या हम ऐसा माध्यम बन सकते हैं कि जिस वजह से लोगों का पब्लिक एट लार्ज कोई मुश्किल या आने वाली है उसको अगर हम रोक पाए, या अगर मुश्किल में आ गए हैं तो वहाँ पे भी स्टॉप करके और जो मुश्किल हुई है उसका हम कोई रिजोल्यूशन दे सके। करेक्ट। ऐसा कोई आप माध्यम बन रहे हैं तो मेरे लिए भी खुशी की बात है, लोगों के लिए गर्व की बात है और मेरे लिए भी गर्व की बात है कि आप ऐसा अच्छी सोच के साथ ऐसा अच्छा काम शुरू किया है। थैंक यू वेरी मच सर। और ये वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा मोटिव है, जो एक सूरत बाजार करके पेज इंस्टाग्राम पे आप देखिएगा, वो भाई ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। और एक साइबर क्राइम इन्फो करके पेज है जो अहमदाबाद में रहते हैं, जो PSI है, और इस टॉपिक पे भी वो वीडियो बनाते रहते हैं, तो उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया है। और स्पेशल थैंक्स मयूर ब्लॉगर, जिन्होंने मेरे को कुछ एसेसरीज़ प्रोवाइड की है जो फ़िलहाल मेरे पास नहीं थी।
तो ये सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो के बनने के पीछे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर मेरा पहला क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, स्कैम है क्या? स्कैम अभी विद इन द टेन्योर जो हमारे नॉलेज में आए हुए हैं, तो स्कैम ऐसे ऐसे हो सकते हैं कि जैसे कि कोई आदमी है, वो आदमी आपसे कांटेक्ट कर रहा है, और कांटेक्ट का कोई तरीका अगर जैसे कि लेडी है तो लेडी जैसे कि शादी.com है या उसके पेरेंटियल जो कोई भी साइट्स है, वहाँ पे वो खुद जैसे कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी सारी डिटेल्स उनका अंदर फिलअप करना होता है। Right. वो सभी डिटेल्स फिलअप करके वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई ना कोई तरीके से, ये जैसे एक्यूज पर्सन है या जैसे ये क्रिमिनल माइंड वाला जो पर्सन है, वो वहाँ पे लॉगिन होते हैं या कोई ना कोई तरीका ढूंढ के वो जो इन्फॉर्मेशन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं विक्टिम की। विक्टिम से फिर कांटेक्ट करना शुरू करते हैं कि जैसे कि मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, मेरा प्रोफाइल ऐसा है कि आपके साथ शादी करने के लिए मैच हो रहा है, मेरे मदर है, 2 बच्चे हैं लेकिन वाइफ नहीं है, तो ऐसा करके वो विक्टिम से बात करते हैं, आउट ऑफ कंट्री के नंबर से बात करते हैं। तो विक्टिम को ऐसा हो जाता है कि मेरे जैसी प्रोफाइल मिल गई है, देन दे बोथ स्टार्टेड चैट विथ ईच अदर। माइट भी हो सकता है कि वो भी रिलेशन ढूंढ रही है। Right. तो जैसे कि ये भाई साहब मिल गए, वो भाई साहब फिर बाद में धीरे धीरे विद इन द पैसेज ऑफ टाइम 15-20 दिन महीने में बोलते हैं कि मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट शेयर कर रहा हूँ, तो आप गिफ्ट रिसीव कर लीजिएगा। 1-2 दिन के बाद उनको कॉल आता है कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट से बात कर रही हूँ, तो दिल्ली एयरपोर्ट में आपका टर्मिनल नंबर 3 पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो यूएसए से आए हुए हैं, वो कंसाइनमेंट आया हुआ है, आप आइए यहाँ पे कस्टम क्लियर कीजिए, टैक्स पे करना है वो कीजिए। तो वैसे करके उनको अकाउंट्स दिए जाते हैं, वो अकाउंट्स में यहाँ से लेडी जो है, जो विक्टिम है, वो पे करती है। पे करने के बाद और पैसा मांगते हैं और पैसा मांगते हैं और पैसा मांगते मांगते देन शी कैम टू नो कि मेरे साथ ये फ्रॉड हो रहा है। काफ़ी सारी लेडी ऐसा हुआ है कि वो वहाँ पे गई है दिल्ली टर्मिनल पे, वहाँ पे जाके वो जब मिलती है तब नॉलेज में आता है कि मेरे साथ ये स्कैम हुआ है। एक ऐसा है। दूसरा ऐसा भी होता है कि यही लेडी के साथ कोई बात करता है कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, 10-15 दिन के बाद बात होने से मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, आप मुझे एक अकाउंट नंबर दीजिए जो एक्टिव हो, तो मैं वो अकाउंट में कुछ ना कुछ तरीके से पैसा मंगवाऊँ और मेरा काम निकल जाए। देन जो एक्यूज है वो विक्टिम को अकाउंट जो लेता है, वन टाइप ऑफ हायर्ड अकाउंट हो गया। तो वो अकाउंट लेके उसमें वो एक्यूज पर्सन किसी के साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, वो एक्टिविटी के दौरान जो उन्होंने अमाउंट पढ़ा ली, वो अमाउंट ये विक्टिम लेडी जो है उसके अकाउंट में जाती है और वो अकाउंट से वो विड्रॉ कर लेता है। देन अगेन विक्टिम जो है वो कैम टू नो कि मुझे इस तरीके से मेरा अकाउंट का मिसयूज करके मेरे साथ फ्रॉड किया है। राइट। स्मार्ट प्ले करते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम। काफी बार ऐसा होता है कि जैसे कि होमली जो अप्लायंसेस है, वो अप्लायंस है, फिर जैसे कि इंटरनेट है, फिर जैसे कि मोबाइल कंपनी है। तो अभी ट्रेंड हो गया है कि ट्वीट करोगे तो कंप्लेंट सुन लेंगे आपकी। तो अब ये जो साइबर अटैक वाले जो लोग हैं वो ट्विटर पे भी एक्टिव हो गए हैं। राइट। तो वो क्या करते हैं कि जैसे कि वोडाफोन है, एयरटेल है, आइडिया है, या फिर जैसे कि GTPL है, व्यू ब्रॉडबैंड है, जैसे कि ये जियो है, तो उनका जो ट्विटर अकाउंट जो होता है वो ट्विटर अकाउंट पे वो लोग देखते रहते हैं कि कौन क्या कंप्लेन कर रहा है। वो कंप्लेन देखने के बाद अगर वो कंप्लेन में जिन्होंने कंप्लेन रेज की है उसका अगर मोबाइल नंबर मिल गया तो विच इज इजीएस्ट वे फॉर देम टू कॉन्टेक्ट अ विक्टिम रिगार्डिंग जियो से बात कर रहा हूँ या वोडाफोन से बात कर रहा हूँ, आपका ये प्रॉब्लम हुआ है, आप मुझे ये दीजिए वो दीजिए, अभी आपको OTP आएगा, आप शेयर कीजिए। तो वैसे भी फ्रॉड हो रहा है, अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं।
राइट काफ़ी क्रेडिट कार्ड का ऑफर्स आता है, काफ़ी इंश्योरेंस कंपनी के कॉल आते हैं, राइट काफ़ी डेट क्लेम है वो कॉल आते हैं विच इज़ अगेन अ फ्रॉड। राइट काफ़ी अब डिजिटल अरेस्ट हो गई है अब कि पुलिस है, वीडियो कॉल आता है, स्मगलिंग में माल पकड़ा हुआ है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी अभी फ्रॉडुलेंटली और डेलिबरेटली उनका नोटिस आके भी डिजिटल अरेस्ट करते हैं, उसके हिसाब से भी डरा के धमका के राइट राइट लोगों के पास पैसा ले लेने का अभी स्टार्ट हुआ है। तो सच काइंड ऑफ फ्रॉड्स विद इन द टेक टाइम और नियरेस्ट पास्ट में आए हुए हैं। और कुछ कुछ लोगों ने तो उस पर भी मजाक करना भी चालू कर दिया, जो जिनको पता है कि ये एक्चुअल में स्कैम का कॉल है। और कोई बोलता है, आपने जैसे बोला डिजिटल अरेस्ट होकर बोला सामान भेज रहा है, तो सामने वाला बोलता है कि क्या क्या सामान है, तो सामने वाला पर्सन बोलता है कि ये चीज़ें है, तो जो विक्टिम होता है वो बोलता है कॉल पे मैंने 5 ग्राम MG भी भेजा। MG माने ड्रग्स, एक वन काइंड ऑफ। तो बोला कि नहीं वो तो नहीं था, मैंने तो भेजा था। ऐसे ऐसे मजाक चुटकुले भी चलते रहते हैं आजकल। तो इसी टॉपिक पे मैं दूसरा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, अभी आप गूगल सर्च पे भी लिखोगे तो ये फर्स्ट में आएगा। ये क्वेश्चन है, कैसे पता करें कि ये स्कैमर का कॉल है। ओके अब ये जो क्वेश्चन जो है वो बतौर ऐसा है कि स्कैमर का कॉल जो है वो आम जनता जो है जब डायरेक्ट कॉल ही आता है उसको, तो वो काफ़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन उनको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि उनको बिल्कुल कॉन्शियस रहना है कि जब भी अगर अननोन नंबर आ रहा है तो उनको कॉन्शियस रह के बात करनी है कि आजकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट की साइट से, बैंकिंग जो है वो सभी की साइट से उनको मैसेज आते रहते हैं कि हमारी कंपनी से कोई कॉल नहीं करता है, कोई मैसेज नहीं करता है, कोई OTP नहीं मांगता है या OTP शेयर करने को भी नहीं बोलता है। तो जब स्कैमर आपको कॉल कर रहे हैं तो स्कैमर वो ट्राई करेंगे कि आपका कोई भी पास्ट, अगर कोई भी वेबसाइट पे या थ्रू ईमेल या ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, मतलब पब्लिक डोमेन पे अगर अवेलेबल है, राइट, वो अवेलेबिलिटी होने से उनके नॉलेज में आता है कि आपके पास्ट में ऐसे ऐसे अगर इश्यू हुए हैं या नियरेस्ट पास्ट में आपकी कोई कंप्लेंट चल रही है विच यू शेयर्ड ऑन पब्लिक डोमेन, देन द स्कैमर कैम टू नो कि भाई आपका ऐसा ऐसा इश्यू चल रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि उनका ही फ़ोन आया हुआ है और वो स्कैमर नहीं होंगे, लेकिन वो स्कैमर है। वो एक चीज़ भी ये कंफर्म करनी है कि आप अगर एक दो डिटेल आपकी पर्सनल उनके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनके सामने उनसे ही पूछ रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि जैसे कि आपका ये बिल का इश्यू हुआ है, तो आप जैसे कि उनको पूछिए कि हाँ बताइए, ठीक है, आप मेरा कस्टमर का कम्युनिकेशन आईडी क्या है, मेरा ईमेल आईडी क्या है, राइट, मेरा घर का पता क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो वो चीज़ वो स्कैमर के नॉलेज में नहीं होगी। राइट, और वो स्कैमर है, वो ये भी अंदाजा आपको आ जाएगा कि अगर बैंकर है या टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, वो अगर कॉल कर रहा है तो उनके पास तो आपकी डिटेल है, डिटेल सारी रहेगी, सब KYC उनके पास है, तो वो कभी पूछेगा भी नहीं। और अगर आप सामने पूछ रहे हैं तो अगर स्कैमर है तो वो बता भी नहीं पाएगा। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि आपने वो सब शेयर किया हुआ नहीं है। राइट, तो आपके नॉलेज में वो इजीली आ सकता है। दूसरा कि एट लेवल बेस्ड ट्राई कीजिए कि अगर हो सके तो आपकी क्वेरी है बैंक रिलेटेड, तो आप पर्सनली बैंक में जाइए, वॉक इन कीजिए, वॉक इन जाइए, पर्सनली बैंक से बात कीजिए। और कोई भी अप्रोच करना है तो इन रिटर्न में आप बैंक को कम्युनिकेट कीजिए, बैंक भी आपको नेसेसरी आपके पास प्रूफ भी रहेगा, राइट। तो वो थोड़ा इजी वे है। तो हो सकता है कि आप ऐसे जो स्कैमर्स जो है उनसे आप बच सकते हैं। राइट सर, ये बहुत अच्छा तरीका है बचने के लिए। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे लगता है कि स्कैम 3 तरीके से होता है। एक डर, फियर से, लालच कि आपको घर बैठे पैसा कमाओ, और तीसरा है क्यूरियोसिटी, जो जिज्ञासा होती है कि भाई कुछ आया है तो हम कैसे करें। जो मेरे साथ हुआ था डर की वजह से हुआ था। सामने वाले बंदे ने आधार कार्ड की मेरी सारी डिटेल बता दी, तो मैं डर के भाई ये तो सही है, सारी चीज़ें, नंबर सब कुछ सही है, एड्रेस भी सही है, तो उसके बहकावे में आके मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। तो मेरे हिसाब से 3 है। आपके क्या लगता है सर,
3 से ज़्यादा हो सकती है? डेफिनेट ये 3 से ज़्यादा होने की वजह भी ये है कि अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, मैंने आपसे बात की जैसे कि मेरे घर का एड्रेस ही मैंने डाल दिया कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, मेरा घर का एड्रेस ये है, मेरे फादर मदर का नाम ये है, अगर मैं ना हूं तो इन एब्सेंस ऑफ मी राइट, राइट। वो मिल जाएंगे और उनका मोबाइल नंबर ये है। करेक्ट, बहुत लोग करते हैं। तो वो जो डिटेल्स जो है वो कहीं पे भी आपने शेयर नहीं की, ना ही आपके साथ कोई मांग रहा है, पर आप ऑनलाइन डाल रहे हैं, हैशटैग का चल रहा हैशटैग का है ट्रेंड तो चल रहा है। हैशटैग ट्रेंड में डाल देते हैं, करेक्ट, पर वो इंफॉर्मेशन आपकी जा रही है पब्लिक डोमेन, पब्लिक डोमेन जो हैशटैग हो रही है, करेक्ट सर। ट्वीट कर रहे हैं तो वो ट्वीट हो रही है। जो बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है और बहुत लोगों को पता भी नहीं, मेरे को भी पता नहीं था कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन है, साइबर क्राइम में रिपोर्ट कैसे करें और कितने तरीके हैं रिपोर्ट करने के लिए? जी बिल्कुल, अगर आप साइबर क्राइम के अगर विक्टिम बन चुके हैं तो इमीडिएट बेस पे जैसे कि स्टेट पुलिस है और नेशनल लेवल पे एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है, वो 1930 है, गुजरात का है, एज वेल एज स्टेट पे भी वही चल रहा है और सेंट्रल में भी वही चल रहा है। तो 1930 पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका साइबर क्राइम का नेशनल पोर्टल है, तो वहाँ पे भी आप बतौर कंप्लेन विथ नेसेसरी जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, जो कोई भी एविडेंस है जिस वजह से आप विक्टिम बने हैं, तो वो आप अटैच करके भी उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो वो पोर्टल से भी आपका एक कंप्लेंट नंबर दर्ज होता है और आपको एसएमएस आता है कि ये नंबर से आपकी कंप्लेंट दर्ज हुई है, और वो वहाँ से जो कंसर्न लोकल पुलिस स्टेशन होगा आपके एरिया का, वहाँ पे वो ट्रांसफ़र करते हैं साइबर सेल में ही। और तीसरा ऐसा भी है कि जहाँ पे आप रहते हैं, जैसे कि आप सिटी में रहते हैं तो सिटी में जो कमिश्नरेट एरिया है, तो कमिश्नरेट एरिया में आप डायरेक्ट पुलिस कमिश्नर को ईमेल से भी कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे डीएसपी होते हैं, तो आप डीएसपी के डायरेक्ट ईमेल आईडी पे भी आपकी जो कंप्लेंट है विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे तरीके हैं कि आप आपके साथ अगर कुछ ऐसे विक्टिमाइज हुए हैं तो आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। राइट सर, तो सर ने बता दिया कैसे करना है, और कन्वीनियंट तो आप सीधा वॉक इन जाके पुलिस स्टेशन में जाए, साइबर क्राइम में जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको सीधे तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, प्रोसीजर क्या क्या है। सर इसमें एक क्वेश्चन ऐड ऑन करता हूँ मैं कि जैसे मेरे साथ पैसे का लॉस्ट हुआ, फाइनेंशियली लॉस्ट हुआ मेरे को, तो मेरे को पहले पुलिस स्टेशन में जाके आपने जैसे बताया अभी रिपोर्ट करना है या किसी एडवोकेट आपको इन्फॉर्म करना होता है, क्या मतलब प्रोसीजर क्या रहेगा इसका? जैसे कि अगर आप विक्टिम बने हैं तो इमीडिएट आप जैसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड हुआ है तो जैसे कि काफ़ी सारे लोग करते हैं, बैंक का कार्ड ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा तरीका कि आप जाइए और साइबर सेल में रिपोर्ट कीजिए। तो हो सकता है कि साइबर सेल बतौर पुलिस है तो पुलिस के पास पावर्स है, राइट, तो दे हैव पावर, आपका ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुआ है वो भी इमीडिएट ट्रैक कर पाएंगे। और हो सकता है कि वो ट्रांजैक्शन जहाँ जहाँ पे हुए हैं, अगर आपने कोई अकाउंट डिटेल दी है जिसके अंदर आपने अगर कुछ डिपॉजिट कर दिया, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है, वो भी पुलिस ट्रेस कर पाएगी। तो वो पुलिस के पास ऐसा पावर्स है कि वो ट्रांजैक्शंस या वो अकाउंट्स जो है जो फ्रॉडुलेंटली मनी ट्रांसफर हो गए हैं तो उनको भी वो स्टॉप कर सकती है। ऐसा पुलिस के पास पावर्स है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि अगर आप विक्टिम है तो पुलिस को आप कांटेक्ट कीजिए, पुलिस आपको सही से गाइड करेगी और वो स्टेप भी ले पाएगी कि अगर स्टॉप करना है तो स्टॉप कर पाएगी, कोई अकाउंट फ्रीज करना है तो फ्रीज कर पाएगी। तो वो इमीडिएट हो सकता है। देन आफ्टर आप एडवोकेट से मिलिए, आपका अगर जैसे कि अमाउंट ट्रांसफर हो गई है और वो फ्रीज हो गई है तो अच्छी बात हो जाएगी कि वो अकाउंट से आप फ्रीज की हुई अमाउंट अगर आपकी है तो आप लोकल जो कोर्ट होती है तो वहां पे आप ऑर्डर ले सकते हैं और वो ऑर्डर लेके आप पुलिस से बात करके वो नेसेसरी प्रोसीजर करके वो अमाउंट भी आपको वापस मिल सकती है। तो हो सकता है कि आप रिकवरी भी कर पाए। जैसे आपने बताया कि ट्रांजैक्शन वो लोग फ्रीज कर सकते हैं। इन माय केस मेरे पास 10 पन्नों की पेज
उसमें शीट थी, उसमें ऑलमोस्ट 100 अकाउंट थे जो फ्रीज हुए थे। कईयों में लाख रुपीस थे, कहीं में 200 थे, कहीं में 10 रुपये थे। तो कोई एज अ विक्टिम मेरे माइंड में क्वेश्चन आया था कि मैं सीधा, कि वहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी होती, तो मैं सीधा मैं उनके कांटेक्ट कर सकता हूँ कि भाई तू मेरा पैसा दे दे, ऐसा कुछ ऐसे कर सकते हैं हम? मेरा ऐसा मानना है कि हम लॉ अबाइड बाय सिटीजन है, तो हमें कायदा हाथ में नहीं लेना है। करेक्ट। अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, देन अगेन यू गो बिफोर द पुलिस अथॉरिटी, यू इन्फॉर्म देम कि मेरे पास इतने इतने शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, मैंने खुद देखा कि मेरे अकाउंट से इतने इतने अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए हैं। तो आप वो डिटेल भी पुलिस को दे सकते हैं। और पुलिस, मैंने फिर से बताया कि पुलिस के पास पावर है। राइट। पुलिस वो अकाउंट फ्रीज कर सकती है। वो अकाउंट होल्डर्स जो है, वो अकाउंट होल्डर्स को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकती है। तो वो इन्वेस्टिगेशंस का पावर है, वो पुलिस का पावर है। राइट। तो हमें पुलिस को ही इंफॉर्मेशन देनी है और पुलिस ही कोऑपरेट करेगी और पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करेगी। करेक्ट। वो बेटर वे है। राइट राइट, ये करेक्ट वे है। जो पैसा लॉस हुआ या कोई भी स्कैम हुआ, तो एक राइट वे है अप्रोच करने का। अभी हमने सर से जान लिया कि भाई स्कैम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, अभी पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम में कैसे क्या करना है, अब सब जान गए। अभी क्वेश्चन आता है कि मैंने पैसा लॉस किया, वो पैसा किन तरीक़ों से मेरे तक वापस आएगा और क्या प्रोसीजर रहेगी और कितने टाइम में आ सकता है? बिल्कुल, कि जैसे ही साइबर क्राइम हुआ आपके नॉलेज में आया, तो पहले बताया था कि आप पुलिस को बताइए जो अकाउंट से गए हुए हैं, जैसे कि अगर कार्ड यूज़ हुए हैं या कोई एप्लीकेशन से फ्रॉड हो गया, या काफ़ी बार ऐसा भी अभी हो रहा है कि पूरी की पूरी कोई ऐप डाउनलोड करके वो आपका मोबाइल ही सीधा हैक कर लेते हैं। फुल परमिशन। तो इन दैट केस आप मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए या डिस्कनेक्ट कर दीजिए, फॉर्मेट कर सकते हैं। पुलिस के पास जाके कांटेक्ट करके इमीडिएट कुछ एक्शन ले सकते हैं। कहाँ पे अगर गया है वो पुलिस ट्रैक कर सकती है। तो ट्रैक करने के बाद पुलिस ही पावर है। तो पुलिस कंसर्न बैंक को, whether it is in our states or rest of the states, police has a power to stop that. पुलिस बैंक को बोल सकती है और बैंक स्टॉप भी कर सकती है। तो हो सकता है कि अगर वो अकाउंट स्टॉप हो गया, वो एक्यूज का अकाउंट अगर फ्रीज हो गया, तो आपका पैसा उसके अकाउंट में गया लेकिन वो यूज नहीं कर पाएगा। राइट। देन अगेन पुलिस आपको बताएगी कि आपका जो अकाउंट से पैसा गया था, वो पैसा इस अकाउंट में गया हुआ है और इतना अकाउंट में पैसा भी बाकी रह गया है, वो आपको हम बता रहे हैं। तो आप ये अकाउंट डिटेल लीजिए। जो फ्रॉडुलेंट अकाउंट है, वो अकाउंट डिटेल्स आपको दे देंगे। उसके अंदर कितनी अमाउंट थी एट द टाइम ऑफ फ्रीजिंग ऑफ दैट अकाउंट, वो भी इंफॉर्मेशन आपको पुलिस देगी। और वो इंफॉर्मेशन लेके आप एडवोकेट से मिलिए। तो एडवोकेट कंसर्न आपकी कोर्ट जो होगी ज्यूरिसडिक्शन की, वो ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट में जाएंगे, वहां पे एप्लीकेशन लगा सकते हैं और वो नेसेसरी अकाउंट से आपको वो अमाउंट वापस मिल सकती है। तो उस हिसाब से आपकी गई हुई धनराशि आपको वापस मिलने में हेल्प हो सकती है। और इसमें कितना समय लग सकता है अप्रोक्सीमेटली? कोर्ट प्रोसीजर है, लेकिन फिर भी अब ऐसा हो गया है कि कोर्ट के भी नॉलेज में है कि विक्टिम ऐसे ऐसे हालात से अभी टैकल कर रहे हैं। पुलिस भी काफ़ी मेहनत करती है। तो कोर्ट भी तकरीबन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शॉर्टेस्ट पीरियड भी वीक और 10 डेज या 15 डेज में ऑर्डर कर देती है और आपको हेल्प कर देती है। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन और एक है कि स्कैम हो गया, हम विक्टिम बन गए, लेकिन जो स्कैमर है, अपने इंडियन लॉ में कोई उसके लिए कोई पेनल्टीज या पनिशमेंट ऐसा कुछ है, कोई रूल्स है जो स्कैमर को भी पता नहीं होगा शायद, हम मुझे तो पता नहीं है, स्कैमर को भी आई थिंक पता नहीं, कोई ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल होगा अपने इंडियन लॉ में? डेफिनेट इंडियन लॉ की बात करें तो जैसे कि अभी BNS आ गया है, जो पहला IPC था, तो अभी वो चेंज हो गया है। तो हम जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी है, तो ये जैसे एक्ट्स जो है विच मेजरली फोकस्ड बाय द पुलिस कंप्लेंट, और वो पुलिस कंप्लेंट होने के बाद आफ्टर फाइलिंग ऑफ FIR वो सब रिकॉर्ड पे आ जाता है। और जैसे कि जो IP एड्रेसेस है,
जो भी अकाउंट्स होल्डर होते हैं, जो भी मोबाइल यूजर्स होते हैं, वो सब के वहाँ पे पुलिस इजीली अप्रोच करके पहुंच सकती है, उनको ट्रेस कर सकती है, उनको ढूंढ के लाके उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर ज़रूरत रही तो पुलिस उनको अरेस्ट भी करती है। और तब ऐसा हो सकता है कि आप विक्टिम है, आपके नॉलेज में आ गए कि इसका ऐसा रोल है, देन यू हैव अपॉर्चुनिटी कि भाई एज पर लॉ अगर आपको कुछ डैमेज हुई है तो सिविल प्रोसीजर में भी ऐसी प्रावधान है कि आप उनके पास से आपका पैसा इलीगल मैनर में या रॉन्गफुल कन्फाइन करके उन्होंने पैसा लिया हुआ है तो आप रिकवर करने के लिए सूट भी फाइल कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स में गया था, तो नाउ यू हैव अ नॉलेज रिलेटेड टू दैट 100 नंबर्स ऑफ अकाउंट्स, names, address, then you go before the courts, approach through civil remedy. You have a civil remedy. You approach before the court, civil court, and you file a suit कि मेरे पास इतना स्कैम हुआ और इतने इतने लोगों ने इतना इतना अमाउंट लिया हुआ है और उनका अकाउंट में इतना इतना था पैसा। देन सिविल कोर्ट जो है उसके बाद वो वाइडर पावर है रिकवरी के लिए। तो हो सकता है कि आपके प्रेयर देख के आपके पास जो एविडेंस है, आपका एडवोकेट के थ्रू जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो देखने के बाद सिविल कोर्ट भी ऑर्डर कर सकती है और सिविल कोर्ट के ऑर्डर के फॉलो उनको करना ही है। सिविल कोर्ट के पास इतना भी पावर्स है कि आफ्टर इश्यूइंग ऑफ ऑर्डर अगर उनका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो वो एग्जीक्यूशन के लिए भी कंसर्न पुलिस की या कंसर्न कलेक्टरेट की भी हेल्प लेके भी आपको हेल्प कर सकती है। तो काफी वाइड पावर है, तो वो यूज जो कोई भी है विक्टिम उनको करना चाहिए। राइट। जैसे सर ने बताया वैसे करना चाहिए। और मेरे जस्ट माइंड में भी एक थॉट आया कि बहुत लोग बोलते हैं भाई कोर्ट में क्यों जाना, पुलिस में क्यों जाना, लंबा चौड़ा प्रोसीजर रहेगा, पैसा जाएगा, वो जाएगा। लेकिन वो लोग नहीं जाते, उनकी वजह से उनको हिम्मत मिलती है कि भाई इन्होंने नहीं बताया, चलो हम और एक करते हैं स्कैम। डेफिनेट ऐसा उसकी वजह से और दूसरा तीसरा चौथा ऐसे होता रहता है। भले आपके साथ 5 रुपये का भी स्कैम हुआ, आप जाइए बताइए, भले वो रिकॉर्ड ना करे कुछ ना करे, आप बताइए। तो एक कंप्लेंट की वजह से बहुत लोगों की लाइफ में इफेक्ट होगा और बच पाएंगे। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। बिल्कुल। तो सर के साथ हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं और बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। सर का नॉलेज हमको बहुत ज़्यादा उपयोग में आएगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो उसी के साथ और एक क्वेश्चन करते हैं सर, इंडिया में ये साइबर क्राइम रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने में कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई चैलेंजेस है? डेफिनेट। मैं जैसे कि एडवोकेसी में हूँ तो साइबर क्राइम विक्टिम से भी मिलना होता है, उनकी भी इंफॉर्मेशन होती है, उनके भी एविडेंस हम देखते हैं, कोर्ट के पास जाके उनको लीड करते हैं। कोर्ट भी काफ़ी सारी क्वेश्चनरी में रहती है और पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर हम कोई एक्यूज के साइड है तो हमने काफ़ी बार वो देखा हुआ है कि पुलिस जब चार्जशीट फाइल करती है तो इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी सारी लैक्यूना, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि पुलिस जानबूझ के कर रही है, लेकिन काफ़ी सारी लैक्यूना रह जाती है। हो सकता है कि पुलिस में जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो अवेयरनेस की कमी हो सकती है। पुलिस के पास जो पावर्स है वो पावर्स का सही तरीके से अगर यूज़ करना है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ करना है, पुलिस बल जो है वो कम है, तो हो सकता है कि साइबर क्राइम वाला जो है तो काफ़ी बार उनको भी ड्यूटी लगा देते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल आ रहे हैं तो आपको वहाँ पे बंदोबस्त में रहना है। तो वो टाइम पे अगर विक्टिम गया है तो विक्टिम के साथ फिर कहाँ से फ्रॉड हुआ है, कहाँ स्टॉप करना है, बैंक को इन्फॉर्म करना है, तो वो नहीं हो पाएगा। इन्फॉर्मेशन नहीं तो वो भी काफ़ी सारे लैक्यूना रह जाते हैं। और काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे कि साइबर के जो अपराधी हैं वो भी काफ़ी हाई लेवल पे चले जाते हैं, तो वो काफ़ी हाई लेवल और हाई एंड से साइबर क्राइम अटैक करते हैं। तो वो एजेंसी को भी वही तरीके से अप्रोच करना है, वही हाई लेवल की सिक्योरिटी पे अभी उनको भी जाने की ज़रूरत है। कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी ऐप्स जैसे हैं प्ले स्टोर पे,
लोन की ऐप है, लोन में फ्रॉड हो जाता है। राइट। जैसे कि अभी देखा है कि गवर्नमेंट, अभी इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सख्त हो चुकी है। जैसे कि ये चाइनीज़ ऐप थी, वो सभी ऐप्स, और ये जैसे कि फ्रॉडुलेंट ऐप थी, तो उसके लिए भी अभी वो गैजेट पास करने वाली है कि वो ऐप पे बैन कर रही है। टिकटॉक, पबजी, जैसे कि जो गेम जो है वो गेम भी बंद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज। तो गवर्नमेंट को भी ये सोचना है कि प्ले स्टोर जो है वो प्ले स्टोर में ऐसी ऐप कि जो हमारे देश के ही लोग को नुकसान करता है, उनका इंटेंशन प्रॉपर नहीं है, वो ऐप्स जो है वो जिसके भी मॉनिटरेशन में आ रही है, जैसे कि गेम्स है तो उनके जो रेगुलेशन जो है उनके अंडर में आ रही है। जैसे कि मोबाइल के कोई है तो मोबाइल रिलेटेड है तो टेलीकम्युनिकेशन के अंडर में आ रही है। जैसे कि बैंकिंग लोन की ऐप है तो वो आरबीआई के अंडर में आ रही है। तो वो कंसर्न जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है उनके बताए हुए तौर तरीके नियम के हिसाब से है तो ही वो ऐप बना पाएंगे और तो ही उनका प्रॉपर केवाईसी होगा। वो केवाईसी होने के बाद प्रॉपर उनका भी इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि अगर प्ले स्टोर पे चलाना है तो प्ले स्टोर पे लाने के लिए भी उतना ही सख्त कानून और उतनी ही सख्त नियम होने चाहिए कि प्ले स्टोर पे भी ना आ पाए। करेक्ट। और अगर प्ले स्टोर पे आ रहा है तो बीइंग अ पब्लिक वो सोच के ही चलेगा कि मेरा देश है, मेरे देश के कानून ने सब वेरीफाई किया होगा और तभी ही प्ले स्टोर पे आया होगा, इजीली डाउनलोड कर लेते हैं। तो एज अ गवर्नमेंट को भी ये सख्त कानून लाने होंगे कि प्ले स्टोर या एप्पल जो है, एप्पल प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे भी अगर कुछ ऐसे लूप फॉल्स है तो लूप फॉल्स वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने रहेंगे और ऐसी जो ऐप्स है वो ऐप्स को इमीडिएट पे बैन करना है। और वो बैन करने के बाद भी रुकना नहीं है, लेकिन वो बैन करने के बाद वो ऐप किसने बनाई है, वो अल्टरनेटिव मोटिव जो था उनको भी सर्च करना है, फाइंड आउट करना है, उनको भी अरेस्ट करना है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही करनी है। उन्होंने जो फाइनेंशियल लूटा है लोगों को तो वो भी रिकवर करना है और जिन जिन के पास से लूटा गया है उनको भी हो सके तो वो रिफंड करना है। तो हो सकता है कि पब्लिक गवर्नमेंट में भी इतना ट्रस्ट करेगी और स्मूथली ट्रांजैक्शन कर पाएगी। करेक्ट है सर। सर आपको क्या लगता है कि हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को कोई स्ट्रॉन्ग, कोई ऐसा कोई पॉलिसी लानी चाहिए साइबर क्राइम के रिलेटेड पर्टिकुलरली, जिसके थ्रू स्कैमर को डर लगे कि भाई हमने कुछ ऐसा कुछ किया तो हमारी तो बैंड बच जाएगी? डेफिनेट वो पॉलिसी लानी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को कि एक तो बात है कि जैसे कोई भी मोबाइल है, कोई भी ईमेल आईडी है या कोई भी अकाउंट है, तो ये 3-4-5 तरीका जो है वो साइबर क्राइम करने वाले यूज़ करते हैं। तो वो अकाउंट्स है या जो कोई भी मोबाइल है या जो कोई भी है तो उनके केवाईसीज जो है वो कंपनियों के पास रहते ही है। तो उनको सर्च करके उनको इस तरीके से बैन करना है कि इन फ्यूचर वो नाम वाले या नियर बाय कोई वो केवाईसी का यूज़ ना कर पाए। जो अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुए, ट्रांजैक्शन हुए, वो अकाउंट से भी जिसके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुए, ट्रांजैक्शंस हुए, वो लेवल पे भी जांच होनी चाहिए, उनको भी स्टॉप करना चाहिए। उनके केवाईसी के भी इतने कड़े नियम लाने चाहिए कि वो दूसरी बार ऐसा कोई क्राइम ना कर पाए, ऐसा कोई क्राइम ना कर पाए। जैसे कि लाइसेंस होल्डर है, लाइसेंस का एक्सीडेंट हुआ, किसी का फैटल हो जाता है तो उसका लाइसेंस इमीडिएट बेस पे पुलिस कैंसिल कर देती है या आरटीओ को रिपोर्ट कर देती है। तो ऐसा ही इसमें कानून आना चाहिए, ऐसी कोई मार्गदर्शिका आनी चाहिए स्ट्रांग लेवल पे कि जो इफेक्टिव हो, और इफेक्टिव होने के बाद ये जो साइबर अटैक वाले जो है वो फिर और सोचेंगे कि ये करेंगे तो हमारा और हमारी और जो इन्वेस्टिगेशन है वो आएगा ही आएगा और जो कुछ भी हमने सोचा है अल्टरनेटिव मोटिव से वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो रोक सकते हैं। और ये लास्ट एक क्वेश्चन है, जो भी इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी तरीके से अपनी पब्लिक को अवेयरनेस कर रही है कि यूट्यूब पे चला रही है, एड्स चला रही है और बहुत सारे पब्लिक डोमेन के जो सेलिब्रिटीज़ है उनको हायर किया जा रहा है कि उनको बताने के लिए कि भाई इस तरीके से अवेयरनेस हो, स्कैम्स होते हैं।
सर आपको क्या लगता है कि पब्लिक को कैसे अवेयर करना चाहिए कि भाई ये स्कैम से कैसे बचना चाहिए? बिल्कुल पब्लिक को एक ध्यान ये रखना है कि जैसे कि आप यूपीआई, जीपे या फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो वो अकाउंट्स जो है जिस पे ये आपने लिंक किया हुआ है उसमें 2-5 हज़ार रुपये जितना ही मिनिमम बैलेंस रखें। दूसरा कि मोबाइल जो है वो मोबाइल में कोई लिंक आ रही है या व्हाट्सएप है, जो भी सोशल ऐप है, वहाँ पे अगर कोई लिंक आ रही है तो जैसे कि आपने बताया क्यूरियसली अगर मैं हूँ, हाँ, वो लिंक को नहीं क्लिक करना है। करेक्ट। अभी तो वेडिंग का सीजन चल रहा है तो इनविटेशन सब लोग भेज रहे हैं, बिल्कुल। इनविटेशन एपी के, तो वो भी ना करें। बिल्कुल। और जैसे कि ऐप्स जो है वो ऐप भी बताई कि ऐप भी फ्रॉडुलेंट है, तो वो भी देखना है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है तो उसको छूना ही नहीं है। करेक्ट। अगर वो आप छू रहे हैं तो फिर दिक्कत बढ़ रही है। ना ही आप ऑनलाइन पब्लिक डोमेन में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें, और हो सके तो ट्रांजैक्शंस के बारे में या कोई कंप्लेंट के बारे में आप डायरेक्ट अथॉरिटी से बात कीजिए। और वेबसाइट्स जो है वो वेबसाइट्स भी आपको देखना है कि वेबसाइट भी अगर आपने छोटी सी गलती कर दी तो वो सिमिलर वेबसाइट वाली फ्रॉडुलेंट ऐप या फ्रॉडुलेंट वेबसाइट ओपन हो जाती है, और वहाँ पे आप जैसे कि आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं तो पेज वही दिखाएगा लेकिन फ्रॉड हो सकता है। राइट। तो वो भी सोच के करना है। राइट। तो हर कोई स्टेप्स जो है वो हमारी ही गलती है, हम शिकार हो रहे हैं, करेक्ट। तो हमें वो बहुत ही टेक केयर करनी है कि वो न हो पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा बने तब तक आप पर्सनली गए हैं और पर्सनली ही काम हो सकता है। कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफिस है या बैंकिंग सेक्टर है या कोई भी अथॉरिटी है, लेकिन पर्सनली आप काम कर सकते हैं, या हो सकता है कि वहाँ के कोई कर्मचारी का आपके पास कांटेक्ट है, राइट। तो वो कर्मचारी से भी आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, वो भी आपको सजेस्ट करेगा, तो उस हिसाब से भी आपका काम आप कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये सब जो चीज़ है तो हम उससे साइबर फ्रॉड होने से बच सकते हैं। ओके। और अभी बड़ौदा और बड़ौदा के आसपास के लोग आपको इस बारे में कांटेक्ट कर सकते, जो कोई विक्टिम हो जिनके साथ कुछ हुआ है, फ्रॉड हुआ है या स्कैम हुआ है, जो उनको आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे करें, और आपको कहाँ पे मिले, कोई वेबसाइट ऐसा कुछ हो आप अपने ऑडियंस को बताना चाहे तो? जी बिल्कुल। अगर साइबर क्राइम रिलेटेड कोई कंप्लेंट है या कोई विक्टिम है, उनको अगर कोई दिक्कत है तो वो बीइंग एडवोकेट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑफिस एड्रेस जो है वो वडोदरा, जो हमारी ओल्ड पारा रोड पे अभी नई कोर्ट चालू हुई है उसके पीछे ही है, 201 शिवालय अपार्टमेंट, ओल्ड पारा रोड वडोदरा है। और मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो सभी ही मैं इनको शेयर करने वाला हूँ, तो वो भी एज़ पर द कार्ड डिटेल्स आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और कहीं पे भी, कोई जगह पे भी, कैसे भी अगर हेल्प की ज़रूरत रहेगी तो मैं और मेरी टीम आपके लिए कार्यरत रहेंगे, और हो सकेगा तो ऑनलाइन भी हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने की। धन्यवाद। इसी के साथ मैं भौमिक शाह, एडवोकेट भौमिक शाह का मैं बहुत शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने बिजी स्केड्यूल में से हमको टाइम दिया और हमको नॉलेज दिया स्कैम के बारे में, फ्रॉड के बारे में। और मैं आगे प्रे करता हूं कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, और हो तो प्लीज़ इनसे कांटेक्ट कीजिए, और इनके हम बहुत शुक्रगुजार करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, और शुक्रगुजार है कि आपने ऐसी अच्छी मुहिम शुरू की हुई है। और ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, ये वीडियो एक मोटिवेशन मिला है हमें, जो एक सूरत बाज़ार इंस्टाग्राम हैंडल है, साइबर इन्फो जो अहमदाबाद का इंस्टाग्राम हैंडल है, उन्होंने हमें मोटिवेट किया इस वीडियो बनाने के पीछे, तो उनका भी मैं शुक्रिया गुजार करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।